Hello, this is your Aditya sir and today we are going to start the central idea of all the poems of class 10. तो आज हम लोग सारे पोएम के जितने भी सेंट्रल आइडियाज हैं उन सारे को कवर करने वाले हैं ताकि तुम लोगों को कोई भी डाउट आगे ना रहे। नेल्सन मंडेला हम लोगों ने ऑलरेडी बना दिया है और बैक टू बैक वीडियोस हमारे यहाँ पर आती रहेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू दैट। बेसिकली हियर वी आर हैविंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ ऑल द पोएम्स ऑफ क्लास 10। बेटा मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, आप लोगों को जहां डाउट होगी प्लीज कमेंट डाउन करना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट। Our first poem that is Dust of Snow, I think it is visible to all of you. सबसे पहले मैं बात करता हूँ डस्ट ऑफ स्नो की। वी ऑल नो दैट पोएम का जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो के अंदर आपको एक इंडिविजुअल दिखता है जो कि पोएट इटसेल्फ है और वहां पर वो दिखते हैं कि उनका मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो अपने नेगेटिविटी को डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ कंपेयर कर रहे हैं और अल्टीमेटली एक छोटी सी चीज होती है, उनके उस हेड पे आकर एक व्हाइट स्नो गिरता है और अल्टीमेटली उनको ये समझ में आ जाता है कि नहीं ये पॉजिटिव, उनका मूड पॉजिटिवली चेंज हो जाता है। सो हाउ अ स्मॉल थिंग मैटर्स टू अस इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग आवर मूड, वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलो सेंट्रल आइडिया पढ़ लेते हैं। The central idea of the poem Dust of Snow by Robert Frost is the transported power of nature's beauty and its ability to change one's perspective and mood। बेटा इसको पूरा पढ़ लेना और अल्टीमेटली ये तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने दो ही चीज यहाँ पर कवर की है जो कि ज्यादातर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है इसीलिए हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। पोएटिक डिवाइस, बेटा याद रखो हमेशा पोएटिक डिवाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। ठीक है, हम लोग हमेशा हर चीज कवर कर लेते हैं लेकिन पोएटिक डिवाइस में आकर हम लोग बिल्कुल फेल हो जाते हैं। यहाँ पर पहला सिमिली यूज हो रहा है। आप लोगों ने पोएटिक डिवाइस सारे देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज कमेंट डाउन करना। पोएटिक डिवाइस के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा बट वो हमारे मैराथन से अलग होगा। तो सिमिली की बात कर रहा हूं तो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, यहाँ पर ये सिमिली यूज हो रहा है। एलिट्रेशन, ही इज गिवन माय हार्ट। सिंबलिज्म, अ हेमलॉक ट्री। पर्सोनिफिकेशन, इमेजिनरी, कॉन्ट्रास्ट और आयरनी, ये सारे यूज हो रहे हैं। प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि हम लोग जो है इसको आगे बढ़ सके। तो डन है, चलते हैं आगे। द नेक्स्ट इट इज फायर एंड आइस। बेटा आपको पता है वर्ल्ड विल फिनिश आइदर फॉर फायर आइदर फॉर आइस, इसी मोटो से ये पोएम बनाया गया है। अब क्या पोएम का मोटो है मैं आपको बताता हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये वाली पोएम भी लिखी है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जनरली हमारे नेचर और हमारे वर्ल्ड से रिलेटेड चीजों को डायरेक्टली टच करते हैं थ्रू हिज पोएट्री। तो मैं बात करता हूँ फायर एंड आइस की। बेटा यहाँ पर हमेशा याद रखना फायर और आइस को दो डिफरेंट डिफरेंट चीजों से कंपेयर किया गया है। किन चीजों से कंपेयर किया गया है सर? फायर को कंपेयर किया गया है डिजायर के साथ और आइस को कंपेयर किया गया है हेट्रेड के साथ। हेट्रेड क्या होता है बेटा? किसी के बारे में बुरा सोचना। क्या होता है? बुरा सोचना। और फायर का मतलब क्या होता है? डिजायर, हमेशा याद रखो। तो पोएम के अंदर ये बताया गया है बेसिकली हमारा वर्ल्ड या तो डिजायर के वजह से या किसी चाहत के वजह से खत्म होगा या हमारे हेट्रेड के वजह से। अब चाहत की बात कर रहे हैं तो किसी दूसरी चाहत की मतलब मत समझना तुम लोग। यहाँ पर बात इस चीज की जा रही है कि सपोज करो मुझे ये चीज चाहिए, मुझे आज ही चाहिए, तो ये हमारा डिजायर है और अल्टीमेटली इस लालच में इंसान हमेशा गलत करने पे उतर जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से यहाँ पर सेंट्रल आइडिया है मैं एक बार पढ़ लेता हूं तुम लोगों के लिए। द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्लोर्स द डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन इमोशंस, स्पेशली डिजायर्स एंड हेट्रेड, एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन द डिफरेंट वेज दे कैन लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब इसके बाद में बात करता हूँ पोएटिक डिवाइसेस की। तो कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज हो रहे हैं? यहाँ पर एलिट्रेशन यूज हो रहा है, एसोनेंस यूज हो रहा है, मेटाफोर यूज हो रहा है, सिंबोलिज्म, राइम स्कीम, इमेजरी और पैराडॉक्स। बेटा सबका एक्सप्लेनेशन गिवन है, प्लीज एक बार इसका पीडीएफ नीचे भी दे दूंगा मैं, पढ़ लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना। मैंने तुम लोगों को ओवरऑल समझा दिया है, लाइंस भी देख लेना कहाँ कहाँ पर क्या क्या यूज हो रहा है। चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट पोएम की तरफ। टाइगर इन द जू। बेटा टाइगर इन द जू वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। अगेन वी आर हेयर। हम लोगों को रूम के अंदर बंद कर दे और बोल दे कि भाई तुम इन चीजों को देख लो और ऐसे तुम लोग करना है, कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। एक टाइगर वाइल्ड में है, वो टाइगर है, जू के अंदर वो एक खिलौने की तरह काम करता है। तो व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ अ टाइगर इन द जू, इट इज कवर्ड हियर। सो बेसिकली दिस इज अ पोएम एंड इट इज रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। आप लोगों को हमेशा पोएट के नाम हमेशा याद रखने हैं। मैंने तुम लोगों को पोएट के नाम यहाँ पर मेंशन करवा दिए हैं, प्लीज आप लोग देख लेना। तो लेस्ली नॉरिस के द्वारा ये पोएम लिखी गई है जिसका एक ही थीम है कि हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अ टाइगर इन द जू, highlighting the contrast between the majestic wild nature of the tiger and its confused existence in captivity। ठीक है, ये सारी चीजें तुम लोगों को पता है, ये थोड़ा सा आसान है रैदर बाकी पोएम्स के। पोएम सारे आसान है बेटा, बस प्रॉब्लम क्या होती है हमको सही से समझ में नहीं आती है ना। चलो बात करते हैं पोएटिक डिवाइस की। कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पर यूज हो रहे हैं? सिमिली, एलिट्रेशन, इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन, कंट्रास्ट, सिंबोलिज्म और मेटाफोर। बेटा प्लीज इन चीजों को ध्यान से देख लेना ताकि तुम लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो।
नेक्स्ट, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। बेटा ये एक राइम की तरह पोएम है, जैसे हम लोग क्लास 5-6 में पढ़ते थे, जैसे राइम्स करते थे ना, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल से मिल रहा है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये बेसिकली कुछ ज्यादा उतना हार्ड पोएम है नहीं, फिर भी मैं तुम लोग को पढ़ के बता देता हूँ। द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल बाय कैरोलिन वेल्स। याद रखो कौन किसने लिखा है ये, कैरोलिन वेल्स। Humorously explores the various characteristics and behavior of different wild animals, highlighting the importance of being able to identify them in the wild। कैसे कैसे पता कर सकते हो, सपोज करो कि येलो कलर के अंदर बड़े बाल वाला कोई जीव आ गया, वो क्या है, शेर है, ऑब्वियसली दहाड़ेगा ना। अब बड़ा सा एक कोई जानवर आ गया जिसके 2 दांत निकले हुए बड़े बड़े, क्या है, एलिफेंट है। कमेंट डाउन जरूर कर लेना बेटा, क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जहां डाउट हो रहा है प्लीज बताओ, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ पोएटिक डिवाइस की बात करें तो यहाँ पर एलिट्रेशन यूज हो रहा है, एनाटोपिया यूज हो रहा है, एंड रिपीटेशन यूज हो रहा है, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, हाइपरबोल एंड मेटाफोर। बेटा हाइपरबोल को हम लोग हाइपरबोला से याद करते थे, जैसे हम लोग ज्यादा बोलते हैं ना, ज्यादा बोलते हैं यार हाइपर बोल रहा है, तो अल्टीमेटली हाइपरबोल को तुम लोग वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें यूज हो रही हैं यहाँ पर, प्लीज आप लोग गो थ्रू कर लेना। हमारे पास कम टाइम है, इसी वजह से आई एम ट्राइंग टू कवर मोर एंड मोर पोएम्स इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है, प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन सो दैट आई कैन मेक अ पर्सनल वीडियो और अ स्पेसिफिक वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। डोंट शाई अपॉन इट, इस बार एग्जाम के अंदर फोड़ देना है। द बॉल पोएम सेंट्रल आइडिया, बेसिकली द बॉल पोएम क्या है, एक बच्चे के लिए अकॉर्डिंग टू हिज पर्सपेक्शन कैसे बॉल के लिए उस बच्चे की चाहत है, उस चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। कई बार क्या होता है, हमारे पास कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हम लोग चाहते तो उस चीज को आराम से पैसे से खरीद सकते हैं, बट द वैल्यू ऑफ दैट थिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी, यहाँ पर वो समझाया गया है। द बॉल पोएम बाय जॉन बेरिमन, याद रखो बेटा किसने लिखा है, जॉन बेरिमन। द थीम ऑफ द लॉस एंड इन availability of the growing up through the perspective of a child who experiences the loss of cherished possession। याद रखो बेटा cherished possession का मतलब क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, what do you mean by the cherished possession over here। basically cherished possession मतलब होता है basically the thing which we actually wanted very priorly। now poetic device की बात करें तो यहाँ पर metaphor यूज हो रहा है, imagery यूज हो रहा है, alliteration यूज हो रहा है, symbolism यूज हो रहा है, repetition यूज हो रहा है, personification यूज हो रहा है, और आयरनी भी यूज हो रही है। बेटा feel free to ask about anything you face problem over here। now let's go to the next poem, the trees। one of the complicated, one of the confusing poem। यहाँ पर समझ में नहीं आता कि सर बात किस चीज की जा रही है। बेसिकली बेटा बात यहाँ पर इस पोएम के थ्रू बहुत सारे पर्सपेक्टिव निकल सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये इसकी बात कर रहे हैं कि वुमेन्स को घर में रखा जा रहा है, बट मैं तुम लोगों को एक ही चीज बोलूंगा, इट इज डायरेक्टली अबाउट द ट्रीज। हम लोग क्या करते हैं, मनी प्लांट घर पे लगा लेते हैं, अरिका पाम घर में लगा लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स घर पे लगा लेते हैं, बट द ग्रोथ ऑफ द ट्री विच इज एक्चुअल रिक्वायर्ड थिंग इज आउटसाइड ऑफ द हाउस, है ना। जिस चीज को सॉइल कर सकती है उस चीज को घर पे पानी कभी भी नहीं कर सकती, रिप्लेस नहीं कर सकती। तो बिकॉज ऑफ दैट दिस पोएम वाज रिटन, and this was written by Andrine Reich and explored the theme resilience of empowerment, portraying trees as a symbol of strength and endurance in the face of adversity। तो बेसिकली ये एक तुम लोगों को सेंट्रल आइडिया मिल जाता है यहाँ पर, और पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, सिम्बोलिज्म, एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफोर और राइम स्कीम। बेटा ये सारे कुछ पोएटिक डिवाइस तुम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे क्यूट पोएम की, जो है फॉग। बेटा इसका तो आधा लोगों को समझ में नहीं आता कि शुरू कब हुआ और खत्म कब हो गया। सेंट्रल आइडिया क्या है फॉग का, बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है जैसे एक एनिमल बिहेव करता है, राइट। एक नेचर कैसी होती है एनिमल की, एक कैट की नेचर कैसी होती है, कैसे आता है वो, धीरे धीरे आराम आराम से आता है और धीरे धीरे फिर सोता है और फिर निकल जाता है। वैसे ही बोला गया है विंटर्स के अंदर फॉग भी बड़े प्यार से साइलेंटली लाइक अ कैट इट एंटर्स एंड आफ्टर सम टाइम इट लीव्स अस। Fog stand visualized here as a literary move when the cat on which it fallen moves. This alludes to the poet's appreciation for the nature in its aspects and forms. To the poet, the coming of the fog similar to the way cat comes and the fog sets on it. Likewise, the fog sitting there looks as the cat look like, and over the harbor and the city. Similarly, the fog does not stay at one place but moves from one place to the other place. Right? तो poetic device कौन कौन सी यूज हो रहा है यहाँ पर, मेटाफॉर, एनालॉजी और फ्री वर्स। बेटा ये चीजें थोड़ा सा देख लेना। लास्ट बात करते हैं फॉर एनी ग्रिगोरी। बेटा एक बहुत ज्यादा ग्रिगोरी के बारे में ना तुम लोगों को एक बहुत ज्यादा कंसेप्शन है और बहुत ज्यादा ही अच्छी पोएम है जो कि लिखी गई है डिफरेंट तरीके से। और ये इस पोएम के अंदर हम लोगों को ये बताते हैं दैट अभी वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, तो हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है दैट व्हेन वी आर लविंग समबडी सो इट शुड बी विद देयर सोल, नॉट विद देयर बॉडी, विद देयर कलर और नथिंग लाइक दैट। तो हमको हमेशा याद रखना है बेटा, हमेशा किसी भी इंसान को प्यार करते हैं तो उसके सोल से प्यार करना है, ना कि उसके कलर और बॉडी से। तो दिस इज द पोएम रिटन इन क्लास 10th व्हिच इज गिवन ओवर हियर।
Perception of love by different people. There is also spiritual and divine connect in the poem, and it whose generalization of love, and this person could be Annie's lover, a friend, or the poet himself. तो ये हमेशा लिखा भी गया है एनी ग्रिगोरी के बारे में और उन्होंने ही लिखा है ये पोएम, तो ये तुम लोगों को समझना बहुत जरूरी है. The poem shows the true nature of the humans who measure love throughout the outer beauty, and but the outer beauty is transient. What is important is not the outer world's appearance, but the love or beauty that lies with us. God does not love a human being due to the physical beauty as humans tend to be, but loves human for themselves. तो याद रखना, भगवान बेटा हमेशा हमको हमारा फेस या हमारे को देख के नहीं प्यार करते हैं, वो हमारी अंदर के सोल को देख कर प्यार करते हैं, राइट. तो देयर इज अ कोट दैट यू शुड बी हैंडसम और ब्यूटीफुल बाय योर इनर ब्यूटी, नॉट बाय द आउटर अपीयरेंस. ओके, एलिट्रेशन यूज हो रहा है, राइमिंग स्कीम हो रहा है और मेटाफोर यूज हो रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एमेंडा. एमेंडा बेटा एक बहुत ही अच्छा पोएम है जो कि बेसिकली एक बच्चे को कैसे मना किया जाता है छोटी छोटी चीजों के लिए, उसके बारे में है. The poem is issued child growing up and the upbringing. It highlights the struggle of the face child indirectly. Basically कैसे कैसे चीज़ों को फेस किया जाता है वो सारी चीज़ें बताई गई हैं. एक बार पढ़ लेना तुम लोग, इसका पीडीएफ भी नीचे गिवन है. स्टैंजा 1 में कौन कौन सी चीज़ें यूज हुई. यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एमेंडा के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पोएटिक डिवाइसेस से. तो याद रखना पोएटिक डिवाइसेस से बहुत सारे अलग अलग स्टैंजास के अंदर अलग पोएटिक डिवाइस, जैसे स्टैंजा 1 में एनाफोरा, मेटाफोर, रिपीटिशन, इमेजरी, एलिट्रेशन, बहुत सारी चीज़ें यूज हुई है. ठीक है. Now, at last, the first and actually the last poem of this session, that is the tale of custard of the dragon. बेटा इसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है. ये एक बेसिक पोएम है जिसके अंदर देखो कुछ पेट्स हैं हमारे राइटर पोएट के, और उन पेट्स के बदौलत कैसे वो एक बड़े थिफ को जो एंटर कर रहा होता है उसके कंपाउंड के अंदर भगा देती है, कैसे उन लोगों से फाइट कर लिए, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है. Who keeps the all pets like a mouse, dog, dragon, etc. It is little house. Her pet, except the dragon, have been described as a very brave. The dragon has been described as very coward who always look for safety in a cage. The dragon, however, shows the proof his bravery when he kills a pirate who enters the Belinda's house. The poem carries a simple meaning that all the glitters is not gold or a judge thing by its appearance. The dragon faces the pirate who enters Belinda's house and harm her, and pets eliminate him with a bravery. There is a tennis belt in the structure of the poem. तो अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल आइडिया ये समझ में आ रहा है, किसी भी इंसान को, किसी भी जानवर को उसके अपीयरेंस से नहीं जज करना है, अल्टीमेटली वही लोग लास्ट में काम आते हैं, है ना. और अलग अलग स्टैंजा के अंदर अलग अलग हमारे दोबारा पोएटिक डिवाइसेस दिख रहे हैं. बेटा कोई भी डाउट हो, थैंक यू फॉर द सेशन, कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछो और फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द बॉक्स. थैंक यू एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर.